और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 17 फरवरी वाला पेपर हुआ है उसमें मैथ के पेपर को कैसे एग्ज़ाम में रियल टाइम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एग्ज़ाम में कई बार हमारा दिमाग नहीं चल पाता है कि कैसे शॉर्टकट लगाएं या कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करें। तो आज हम लोग एकदम जो अभी पेपर रिसेंट 1 महीने पहले हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच रखें, सोचे कैसे कि सोल्यूशन कैसे जल्दी हमें क्लिक कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो में हम सिर्फ मैथ पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 से 5 जो कि एक बार ग्राफ है, उसको देखते हैं। दोस्तों ये किसी मोबाइल कंपनी का उत्पादन हर वर्ष कितना वह प्रोडक्शन करता है उसका डाटा दिया हुआ है। सीधे सवाल पे आते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, यानी औसत निकालना है। तो दोस्तों औसत निकालने के कई तरीके हैं। अब देखिए एक तरीका तो है कि आप सबको जोड़ के कितने वर्ष हैं, 2 4 2 6 2 8 वर्ष हैं, डिवाइड कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ एग्ज़ाम में औसत के क्वेश्चंस में, आप देखिए ये 30 है, 45 है, 50 है, ऐसे करके नंबर्स दिए हैं। तो आप कोई भी एक नंबर को एवरेज मान लो, ठीक है दोस्तों। ये किसी भी एक नंबर्स को यहाँ पे एवरेज मान लो। जैसे मैंने, आप ऐसे गेस करिए, मैंने कि 50 को एवरेज मान लिया तो मैं उसको लिख दूंगा 50। अब बाकी नंबर्स उससे कितने कम है कितने ज़्यादा वो देखेंगे। देखिए 50 से 30 कितना कम है, 20 कम है, ठीक है। और 70 कितना है, 20 ज़्यादा है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनका एवरेज में कोई रोल नहीं रहेगा। 50 से 45 5 कम है और 55 5 ज़्यादा है, तो ये भी एवरेज में आपस में एक दूसरे को काट देंगे। अब देखिए 50 से ये 65 15 ज़्यादा है, 80 30 ज़्यादा है, 85 35 ज़्यादा है। इसको डिवाइड करेंगे 8 डाटा से, तो 50 पहले का आ चुका है, 35 40 50 80/8 10, यानी एवरेज निकल के आ जाएगा 60, ठीक। अब काउंट कर लीजिए, 60 से ज़्यादा ये है, 2 3 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। अच्छा अब देखिए सीधे ऑप्शन पाइए, सारा नहीं देखना है। 2005 7 2 3, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। 2005 7 2 3। अब देखिए 2002 में कितनी वृद्धि हुई है, 15 की वृद्धि हुई है, ठीक है। किस पे, 30 पे, यानी 50% बढ़ा है, ठीक। 2003 में कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है, कितने पे, 45 पे। तो आप ऐसे करेंगे सीधे आ जाएगा 5 चौक के 20 5 9 45, ठीक। तो इधर 4/9 है, ऐसे ही लिख लीजिए, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इधर 50 है। अगला क्या था, 2005, ठीक। 20 की वृद्धि हुई है 50 पे, यानी 2/5 की वृद्धि हुई है। और लास्ट क्या था, 2007। 2007 में कितना बढ़ा है, 5 60 25 की वृद्धि हुई है 55 पे। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 25 5 इग्रहियम। अब सिंपल सी बात है, ये आपका कितना बैठेगा, ये आपका 40, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको 9/4 लिखेंगे, ठीक है, और डेसिमल लगाएंगे तो 9 चौक के 36, तो 0.4 के समथिंग आ रहा है। ये मतलब 40% के रेंज में आ रहा है। ये तो 50 पहले से ही है, ये आपको पता है 0.4 है। और ये भी क्या कहते हैं, 11 का आधा 5.5 से कम है, यानी 50% से कम है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2001 से 2002। तो ऐसे आप पूरा नहीं आपको करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा, कीमती टाइम जो एग्जाम में आप बचा सकते हैं। अगला देखिए, व्हाट वाज अप्रॉक्स। अब देखिए अनुमानित प्रतिशत पूछ रहा है, गिरावट क्या थी 3 से 4 में, 2003 से 4 में अनुमानित गिरावट क्या है। तो अब देखिए गिरावट कितनी हो रही है, 15 यूनिट की गिरावट हो रही है, कितने पे, 65 पे। तो 5 से भाग दीजिए, 5 3 13। अब 13/3। अब आप जैसे इसको जीरो लगाएंगे, 13 दूनी 26। अब देखिए सीधे आंसर पे आइए कि रेंज में 26 पॉइंट समथिंग है, यानी 27 के आसपास। आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं रही। अगला आते हैं, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2005 एंड 2006, यानी 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। और 5 और 6 का औसत क्या है, ठीक है। तो आप औसत निकालना है 5 और 6 का, तो 70 55 125/2 करेंगे, पर हम सिर्फ
समेसन ले रहे हैं, ठीक, एवरेज नहीं निकालना है। इन दोनों वर्ष का जोड़ क्या है? 125, ठीक। अब आप बस ऑप्शन से मिला लीजिए कि कौन से कॉम्बिनेशन में 125 आएगा। 2004 से 6, 4 और 6 जोड़िए ना, 115 आ रहा है, 105 आ रहा है। 6 और 7 को जोड़िए, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा, नहीं 135 आएगा, ये भी नहीं है। 2 और 7 को, 2 और 7, 80 और 45, ये आ जाएगा। 80 45 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज अप्रॉक्स परसेंटेज, यानी कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत की वृद्धि क्या थी? 1 और 8 को कंपेयर किया है। 1 में 30 था, 8 में 85 था, तो बढ़ा कितना? 55 का। कितने पे बढ़ा दोस्तों? 30 पे। तो 5 11, 5 6 के 30, यानी 11/6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ 11/6। अब यहाँ से देखिए 11/6 क्या है? वृद्धि 5 की हो रही है 6 पे, ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी, अब 11/6 को जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 6 का नम 6, 5 0, 6 6 48, सीधे 1.80 जो आया सीधा आंसर हो गया, ठीक। तो कितने जल्दी ये DI बन गई। सीधे आगे बढ़ते हैं अगले मैथ के क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो में मैंने बोला ना कि सिर्फ हम मैथ में के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे सोचेंगे, अप्रोच क्या होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही हैं, उस कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सीधे पहले मैं मैथ के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। दोस्तों ये भी मैथ का क्वेश्चन है, पर मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ऐसे इजी क्वेश्चंस आते रहेंगे, इसमें सिर्फ आपको बॉड मार्क्स लगा देना है, ठीक है। पहले डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगाना वो मैं बताऊंगा। ये सब तो इजी क्वेश्चंस है, इसमें भी वही है, कुछ आपको सोचना नहीं है। पहले आपको डिवीज़न करना है तो सीधे 36 तियाँ ये हो जाएगा, बाकी फिर गुणा भाग करके ऐड करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। हाँ अभी ये देखिए, लिख दिया है कि दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए दो संख्याएं A और B मान लीजिए, इनका अनुपात दिया है 13/9। देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में क्या होता है ना, आप मैथ के सवाल देख के घबराइए मत, जो दिया है डाटा बस आप उसको एक बार पढ़ लिए पूरा, फिर बस हूबहू उतार दीजिए। देखिए दो संख्याएं का अनुपात 13/9 है, यानी ये 13x/13 9x इस तरीके से हो सकती हैं। कह रहा है कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन, जो दोनों में है कॉमन क्या हो, HCF क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉमन, उसी को HCF कहते हैं। तो यानी 13 इसमें भी आया होगा, इसमें भी आया होगा, तभी 13 13 कट के अनुपात 13 बचा होगा। तो यानी ये कुछ फैक्टर होगा 169x का, और ये आपके 117x इस तरीके से बना होगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है इन ऑप्शन में 169 ही तो है। तो ऐसे आप जल्दी कर लेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। रोहन और सोहन का वेतन 2/3 है, मतलब 2:3 है। इनके वेतन में वृद्धि 2,000 रुपये की हो रही है, दोनों का वेतन 2,000 रुपये बढ़ रहा है, तो अनुपात चेंज हो जा रहा है। तो पूछ रहा है सोहम का प्रेजेंट में वर्तमान वेतन क्या है। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। दोस्तों पेज ऐड कर लिया है। अब देखिए एग्ज़ाम में आप सीधे ऐसे R और S बनाइए रोहन सोहन का। पहले इनका वेतन था 2/3, बाद में बढ़ा और हो गया 40-57। तो ऐसे केस में दोस्तों आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, ठीक है। या नहीं दिमाग काम कर रहा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं पता, तो सिंपल ये देखिए, रोहन का वेतन मान लीजिए 2x था, सोहन का क्या था 3x था, दोनों में वृद्धि कितने की हुई? 2,000 रुपये की, ठीक। इधर भी 2,000 की वृद्धि हुई। नया अनुपात क्या हो गया? 40/57। अब इसको फटाक से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 57 दूनी 114x, 57 दूनी 114 और 3 शून्य उतर गया, 40 3 120x, और 40 दूनी 80 और 3 शून्य उतर गया। 114 इधर आएगा तो क्या बचेगा? 6x। 80,000 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 34,000, ठीक। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? 3x। हमें 6x की वैल्यू पता है, 3x कैसे आएगा? अगर हम 2 से दोनों तरफ भाग दे दें तो यानी 17,000, इसकी वैल्यू 3x के बराबर होगी, यानी 17,000 ही आंसर हो जाएगा, ठीक।
बाकी अगर आपका दिमाग काम किया तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, पर यहाँ पर अगर आप नहीं दिमाग काम किया तो आप जो दिया है वही लिख के इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसी स्कूल में 20% छात्र जो हैं वो 10 वर्ष से कम हैं, ठीक। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। अच्छा अभी देखिए क्वेश्चन ऐसा लैंग्वेज लिखा है कि आपको समझ में हो सकता ना आए, तो क्या करना है, आपको लिखते जाना है, ठीक है। यानी एक बार फिर से देख लेते हैं कितना, 10 से कम। अब देखिए कुछ बच्चे 10 वर्ष से कम होंगे, कुछ बच्चे 10 वर्ष से होंगे और कुछ 10 वर्ष से बड़े होंगे। जो 10 वर्ष से कम वो कितने हैं, 20%। यानी बाकी ये दोनों हुए मिला के कितने होंगे, 80% टोटल के। अब कह रहा है कि जो 10 वर्ष के ये 48 बच्चे हैं, ठीक। और इसका 2/3, अब 48 का 2/3 जब आप निकालोगे तो 16 3 48 दूनी 32, यानी 32, यानी 32 बच्चे 10 वर्ष से ज़्यादा हैं, 48 बच्चे 10 वर्ष के हैं। तो टोटल कितना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 48 2 50 80, यानी 80 बच्चे 80% के बराबर हैं, ठीक। तो 1% क्या होगा, 1 के बराबर। तो 100% क्या होगा, 100 के बराबर। और हमसे पूछा क्या है, टोटल कितने बच्चे हैं, तो 100 बच्चे हैं। आगे आते हैं, अभी देखो एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष आता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। अब देखिए इसमें तो रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट लगता है, पर मान लो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। अब देखिए 119 से किसी संख्या को मान लो हमने संख्या ए मान ली, भाग दिए 19 बचा, ठीक। तो आप ऐसे दिमाग में सोचो ना कि क्या ऐसी कोई संख्या मान लो छोटी से छोटी कि 19 रिमाइंडर बचे, शेष बचे, तो क्या होगा। आप ऐसा मानो कि 119 एक बार गया होगा, 119 आया, उसी में अगर 19 जोड़ दें तो हमें क्या मिल रहा है, 138। यानी ये संख्या अगर हम 119 से भाग दे रहे हैं तो 19 रिमाइंडर बच रहा है। यानी इसी संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो क्या बचना चाहिए। अब यहाँ 17 अट्ठे निकालो, 8 7 56 के 5 136, तो 2 शेष बच रहा है। तो यानी हिट एंड ट्रायल से भी आप इसको मार सकते हो। बाकी इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको चलो लगे हाथ बता देता हूँ। क्या होता है, मान लो अगर कोई संख्या मान लो ये 119 है, ये ए को भाग कर रही है, मान लो शेषफल 19 बच रहा है, ठीक। दूसरी बार बोल रहा है कि 17 को ए से भाग देना है, ठीक। अब देखिए 119 का फैक्टर क्या होता है, 119 बना है 17 गुणे 7 से मिलके बनकर, ठीक। तो अगर 119 का फैक्टर 17 है तो ऐसे केस में सिर्फ जो रिमाइंडर शेष आया है उसी को अब आपको भाग देना है। तो 17 को जब 19 से भाग देंगे तो 17 का नाम 17, 2 भाग आ जाए, ठीक है, 2 शेष बच जाएगा। तो अगर आपको दिमाग में ट्रिक काम नहीं कर रहा है तो जो मैंने बताया कि हिट एंड ट्रायल से आप ऐसी संख्या मान लो ना अपने मन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, मुझे लगता है सिंपल सा सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में भी कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा बताने वाला है, सभी लोग उसी तरीके से ही करेंगे, लिख के फटाफट करना है, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में कैसे करता, आगे ट्राई करता हूँ। एवरेज ऑफ 6 नंबर से 3.75, मतलब 6 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से 2 का इतना है, बाकी 2 का इतना है और शेष 2 का औसत पूछ रहा है। तो शेष 2 संख्याओं का योग तो पहले पता चले, तो योग कैसे निकालेंगे। 6 संख्याओं का औसत अगर इतना है तो योग क्या होगा, इतना, उनमें से 2 का योग ये हो जाएगा और बाकी 2 का योग ये हो जाएगा, और जो बची 2 का एक योग को हम ए ले लेते हैं, बाद में ए को ही 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। अच्छा दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं, बस गुणा भाग ही करना है, तो क्या ही बताऊं। पर चलो एग्ज़ाम में मैं क्या करता, अब इसको सिंपल कुछ कोई भी होता क्या करता, गुणा भाग ही करता। 3.75 है, इसको 6 से आप भाग दो, 6 पचे 30, 3 6 7 42 45 के 4 6 3 18 4 22, यानी इधर 22.5 आ गया, इधर 6.4 आ गया, इधर आप करोगे, अरे तो 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10 11 के 1 2 3 6 7 7.1 आ गया। अब क्या करोगे, इसको जोड़ो, ये आ जाएगा 13.5, ठीक। और इधर कितना आया 22.5, तो 22.5 को अब 13.5 से माइनस करो तो 0 आ जाएगा,
9 आ जाएगा। और 9 को जब 2 से भाग, अब ये 9 ही योग है, 9 को 2 से भाग देंगे तो 4.5। तो इसमें तो भाई दोस्तों आपको सिंपल सिंपल करते जाना, कुछ इतना कठिन नहीं है सवाल। अगला देखिए, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ठीक। उस कीमत के 2/3 पर अगर हम बेचें तो व्यक्ति को 10% का हानि हो रहा है, तो पहले मूल्य पर लाभ ज्ञात करिए। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आइए इसको अलग पेज पे सॉल्व करते हैं। एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक। कह रहा है कि पहले किसी मूल्य पे हम बेचते थे, पहले एक सेलिंग प्राइस था, बाद में उसका 2/3 सेलिंग प्राइस पे हम बेच रहे हैं, तो 10% का लॉस हो रहा है। अच्छा देखिए, क्रय मूल्य तो पहले भी वही रहा होगा, बाद में भी वही रहा होगा, कोई वस्तु तो वही है। तो ऐसे केस में आप कुछ मत करिए, क्रय मूल्य को आप 100 मान लिया करिए, ठीक। अब देखो, क्रय मूल्य 100 है, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, इसको 10% का लॉस हो रहा है, ठीक। तो यानी बेच कितने पे रहा है, 90 पे, ठीक। और ये 90 क्या है, पहले वाले जो विक्रय मूल्य का 2/3 है, तो 90 क्या है, पहले वाले का 2/3 है, ठीक। तो यहाँ से जब करेंगे तो 2 45 आएगा, और 3 × 45 करेंगे तो कितना आता है, 120, 15, 135, ठीक। यानी पहला वाला विक्रय मूल्य 135 था और क्रय मूल्य क्या था, 100 था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 35। तो ये हो गया सॉल्व। अगला आते हैं, धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, मैं ऐसे क्वेश्चन वो भी इस टाइप के जिसमें अनुमानित धनराशि निकालनी, इसको सबसे बाद में करता हूँ एग्जाम में। आप लोग भी ऐसे टाइम बचाइए करिए। इस पे आते हैं जो जल्दी हो जाएगा। 3 पार्टनर है PQR, ठीक है। ये P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, ठीक। तो P का 2 गुना Q के 3 गुने के बराबर है। Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, यानी Q R के 4 गुने के बराबर है। तो Q को दोनों तरफ सेम कर लेते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 3Q = 12R आ जाएगा, ठीक। यानी 2P = 12R है, सबको एक ही टर्म में ले आते हैं, तो 2P = 12R है, तो P क्या हो जाएगा, R का 6 गुना, 3Q = 12R है, यानी Q क्या है, 4 गुना है R के। अब P और Q का पूंजी का अनुपात निकल जाएगा, P कितना है 6R, Q कितना है 4R, और R कितना है R, तो 6, 4, 1। अच्छा, प्रॉफिट पूंजी के हिसाब से बटेगी, ठीक। तो किसका, R का हिस्सा पूछ रहा है, तो R का हिस्सा क्या है 1, टोटल हिस्सा कितना है 6, 4, 10, 11, और प्रॉफिट कितना है इतना। अब बस भाग देना, 11 दूनी 22, 25, 11 दूनी 22, 55 बचा, 11 पचे, और सॉल्व हो गया ये तो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कोई सवाल। हाँ, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा, ठीक। वर्ग है, अब देखिए 25 मीटर का ये वर्ग है, तो इसकी परिधि क्या होगी, 100 मीटर होगी, ठीक। 25 इधर, 25 इधर, 25, 25, ठीक। 100 मीटर यानी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल से यही पूछ रहा है। तो टाइम क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपको 100 पता है, स्पीड भी आपको पता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, पर आपको इसको मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद है तो फार्मूला लगाइए, पर अगर फार्मूला नहीं याद है, जैसे मान लो फार्मूला याद है तो सिंपल सी बात है, 5/18 से गुणा करते हैं किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए, तो ये सीधे 5/2 आ जाएगा, और 5/2 को जब यहाँ रखेंगे तो 200/5 आएगा, और सीधे 40 आ जाएगा, सिंपल। अगर और एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम में मान लो आप फार्मूला ये भूल गए हो, तो सिंपल क्या करो, 9 किलोमीटर बटे आवर लिखा है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो उसको लिखो 9000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, ठीक। जब इसको आप भाग दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक। आगे आते हैं, 4 लड़के और 6 लड़कियाँ एक काम को 10 दिन में निपटा रहे हैं, 6 लड़के और 4 लड़कियाँ 8 दिन में कर रहे हैं, तो 4 और 2 कितने में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक पेज तो हमें चाहिए भाई। एक फॉर्मूला होता है मैन वर्क डे = मैन टू वर्क टू डे टू, ठीक।
ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये फटाफट हो जाएगा, वरना तो आप एग्ज़ाम में लेके बैठिए उस पर अपना टाइम वेस्ट करिए। अच्छा, पहले केस में कितने मेन थे? 6 बॉय प्लस 4 गर्ल, और दिन कितना लग रहा था? 10, जहाँ तक मुझे पता है। 4 और 6 10, इस बार 6 और 4 हो जाएंगे, दूसरी बार नहीं सॉरी 4 और 6 थे। थोड़ी सी गलती हो गई, इसको हम सुधार लेते हैं। 4 बॉय 6 गर्ल गुणे 10, बाद में हो रहे हैं 6 बॉय प्लस 4 गर्ल 8, और हमें निकालना कितना है? ये बराबर होगा 4 बॉय और 2 गर्ल, ठीक है। 4 बॉय प्लस 2 गर्ल कितने दिन में कर रहे हैं? तो डी लिख देता हूँ, डी निकालना है। इन दोनों क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बॉय और गर्ल में रिलेशन निकल आएगा। 40 बॉय प्लस 60 गर्ल, ये बराबर है 48 बॉय प्लस 32 गर्ल, ठीक। तो यहाँ से 8 बॉय निकल के आ रहा है 8 28 गर्ल। तो बॉय और गर्ल में क्या रिलेशन निकल के आ जाएगा? 4 दूनी 4 सत्ते, यानी बॉय 7/2 गर्ल के बराबर है, ठीक। अब किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, इसको इसको या इसको, चलो हम इसको पकड़ ले रहे हैं। तो 6 बॉय क्या है? 7/2 जी, गर्ल तो 4 जी ही है, इंटू 8, ये बराबर होगा 4 बॉय। तो 4 और बॉय की जगह हम ये रख देंगे 7/2 जी प्लस 2 जी इंटू डी, और सीधे सॉल्व किए। 21 4 25, 25 जी इंटू 8, ये होगा दूनी 14 दूनी 16 जी इंटू डेज। तो जी से जी जाएगा, 8 दूनी जाएगा, और 2 यहाँ जाना जाएगा तो 25/2 हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में फटाक से हो गया, ठीक है दोस्तों। ये है, ये अनुक्रम है, ठीक। सीरीज़ है 26 20 14 8, यानी घट रही है 6 6। तो कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं कितना है? -6, ठीक। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? आप टी एन निकालते हैं, nth टर्म। इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। तो a क्या है? a मतलब होता है पहला टर्म, यानी 26। n - 1 को वैसे ही छोड़ देते हैं। d क्या होता है? कितना इसका कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ -6 है। सॉल्व करिए, 26 इधर आ जाएगा -6n + 6, ठीक। तो 32 - 6n हो जाएगा। अब हमें कौन सा टर्म चाहिए? 21, तो n की जगह 21 रख देंगे। तो 32 - 126, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -94, ठीक। अगला आते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज इतना, ठीक है। एरिया, क्षेत्रफल इतना 13.86 हेक्टेयर है। इतने प्रति मीटर की दर से इसमें बाड़ लगाने की कीमत है, तो कितना टोटल रुपया लगेगा? सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए नीचे मैं बता देता हूँ। सर्कुलर फील्ड है, एरिया है 13.86 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको बदल लेते हैं। 10,000 से गुणा करेंगे 138600 आएगा। इसकी वैल्यू है 22/4 r², ठीक। 22 छक्के 132 6600, और r से रूट अगर हटाएंगे तो आ जाएगा इस बाकी चीज़ रूट में 6600 × 7। ये 00 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। 66 क्या होता है? 9 × 7, यानी अंदर लिखा है 9 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, तो एक टर्म बाहर आ जाएगा 9 × 7। तो ये रेडियस कितना आ गया? 630, ठीक। अब हमें निकालना बाड़। अच्छा, बाड़ जब लगाते हैं आप ना, तो जो परिधि होती है उस पर बाड़ लगती है, तो परिधि निकालेंगे। 2πr कितना है? 630, ठीक। ये परिधि है, और 1 मीटर का कितना रुपया लग रहा है? 3.2। तो इतने का कितना लगेगा? इसी में 3.2 गुणा कर दे रहे हैं, सिंपल। 7 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा। 1 0 हट जाएगा, इधर 32 हो जाएगा, तो और 2 इधर आ जाएगा तो 44 44 × 9 × 32। अब देखिए पूरा यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 दूनी क्या होगा? 18, आखिरी में 8 आएगा, और 8 चौके 32, तो आखिरी में 2 आएगा। अब यहाँ सीधे मिलाइए, आखिरी में 2 किस में आ रहा है?
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में ऐसे आप टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी दिन के अगले शिफ्ट 2 में चर्चा करेंगे कि कैसे इसको एग्ज़ाम टाइम में कैसे सोचें।